पाकिस्तान बनने के पक्ष में तर्क देने वालों में एक बड़ा नाम अम्बेडकर का भी है। वो पाकिस्तान के विरोधी नहीं थे। उनका नतीजा कि जिस फौज और जिस देश में एक बड़ी आबादी की वफादारी पर लगातार सवाल बना रहेगा, वो देश को भीतर से कमजोर करेगा। अगर बंटवारा हो तो आबादी की अदला बदली भी होनी चाहिए, वरना दोनों तरफ अल्पसंख्यक फंसे रह जाएंगे। क्या डॉक्टर अम्बेडकर मुस्लिम विरोधी थे? ये इस वीडियो का सबसे नाजुक सवाल है और सबसे ज्यादा काट छांट कर इस्तेमाल किया जाने वाला। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं, पूरा सुनिएगा, क्योंकि बीच में से काटा गया कोई टुकड़ा उल्टा मतलब देगा। तो सीधा जवाब पहले रख देता हूं। वो पाकिस्तान के विरोधी नहीं थे। उन्होंने बंटवारों को दो बुरे रास्तों में कम बुरा रास्ता बताया था। और वो मुसलमानों के विरोधी नहीं थे। वो हर उस समाज के कड़े आलोचक थे जो अपने भीतर सुधार करने से इंकार करते। अब सबूत। साल 1940 में उनकी किताब आई थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जिसका 1945 वाला बड़ा संस्करण पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया कहलाया। और यह जान लीजिए कि पाकिस्तान की मांग पर उस दौर में लिखी गई यह सबसे बड़ी और सबसे बारीक किताबों में से एक है। कांग्रेस इस मांग को सिरे से ठुकरा रही थी और अंबेडकर बैठकर इसका पूरा हिसाब किताब लगा रहे थे। आबादी का, फौज का, माली हालत का, सरहद का। उनका नतीजा क्या निकला? उनका नतीजा यह था कि अगर मुसलमान मुल्क चाहते हैं अलग, तो उन्हें दे देना चाहिए। उनका तर्क भावुक नहीं था। वो कहते थे कि जिस फौज और जिस देश में एक बड़ी आबादी की वफादारी पर लगातार सवाल बना रहेगा, वो देश को भीतर से कमजोर करेगा। इससे बेहतर है कि अलग होना साफ साफ हो जाए और दोनों अपने अपने घर में मजबूत रहे। और उन्होंने ये भी लिखा कि अगर बंटवारा हो तो आबादी की अदला बदली भी होनी चाहिए, वरना दोनों तरफ अल्पसंख्यक फंसे रह जाएंगे। इसके लिए 1923 में यूनान और टर्की के बीच समझौतों का उदाहरण दिया। यानी कड़वा सच ये है कि पाकिस्तान बनने के पक्ष में तर्क देने वालों में एक बड़ा नाम अम्बेडकर का भी है। इसीलिए उन्हें पाकिस्तान विरोधी बताकर पेश करना इतिहास से खिलवाड़ है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे मुस्लिम विरोधी छवि बनती है। और यहां मैं आपसे कुछ छिपाऊंगा नहीं, क्योंकि शुरुआत से हमने कहा है कि आधा सच बेचना सच के खिलाफ होता है। उसी किताब में उन्होंने मुस्लिम समाज की सामाजिक हालत पर बहुत कड़ी बातें कही। उनकी पर्दा प्रथा पर, समाज सुधार आंदोलन के ना होने पर, धार्मिक नेताओं की राजनीति पर पकड़ पर, और इस बात पर भी कि मुसलमानों के भीतर भी ऊंच नीच और जाति जैसा भेदभाव मौजूद है। इस तराजू में सिर्फ एक पलड़ा उठाकर उसे मुस्लिम विरोध कह देना उसके पूरे तरीके को समझने से इंकार करना है। और अगर आपको इस तरीके का सबूत चाहिए तो उसी किताब में अक्सर उन्हीं अध्यायों में मौजूद है जहां उन्होंने हिंदू समाज की उससे भी कड़ी चीरफाड़ की है। अगर आप एनहिलेशन ऑफ कास्ट या फिर रिडल्स इन हिंदुइज्म उठा लेंगे तो वहां जो लिखा है उसके सामने मुस्लिम समाज वाली आलोचना हल्की लगने लगती है। साल 1927 में उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी, किसी और की किताब नहीं। और एक सावधानी जो इस किताब को पढ़ने वाले हर आदमी को बरतनी चाहिए कि इसमें कई जगह वो पहले दूसरों के तर्क विस्तार से रखते हैं, फिर उन्हें काट देते हैं। इसलिए जो लाइन आपको वायरल तस्वीर में दिखती है वो कई बार उनकी अपनी राय नहीं होती, वो किसी और का पक्ष होता है जिसे अगले पन्ने पर वो तोड़ने वाले हैं। और दोनों खेमे यही खेल खेलते हैं। अब वो तथ्य जो इस पूरे सवाल की हवा निकालता है, यानी संविधान लिखने वाला आदमी उस सभा में नहीं पहुंच पा रहा था, तब बंगाल से एक आदमी आगे आया, जोगेंद्रनाथ मंडल, जो नाम शुद्ध समाज से थे और अंबेडकर की पार्टी के बंगाल प्रमुख थे। और उन्होंने जेसोर खुलना की सीट का इंतजाम करवाया, जिसमें मुस्लिम लीग का सहयोग शामिल था। यहां एक बारीक समझिए, क्योंकि इस पर बहुत गलत बातें फैलाई आती हैं कि संविधान सभा के सदस्य आम जनता नहीं चुनती थी, उन्हें उस वक्त की सूबाई विधानसभाओं में बैठे विधायक चुनते थे। यानी ये किसी मुस्लिम मतदाता का वोट नहीं था, ये बंगाल विधानसभा में बैठे मुस्लिम लीग के विधायकों का समर्थन था। पर बात का वजन फिर वहीं रहता है कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहला दाखिला मुस्लिम लीग के समर्थन से हुआ था। और फिर वक्त ने पलटी मारी, बंटवारे में जोर शोर और खुलना पूर्वी पाकिस्तान चले गए। उनकी सदस्यता खत्म हो गई। साल 1947 में उन्हें दोबारा चुनाव लड़कर जाना पड़ा, इस बार बंबई से और इस बार कांग्रेस की मदद से, जब M.R. जयकर ने अपनी सीट खाली की और जोगेंद्रनाथ मंडल का वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। वहां पर अल्पसंख्यकों की जो हालत देखी उससे वो टूट गए और फिर 1950 में इस्तीफा देकर वापस भारत लौट आए और यहीं पर गुमनामी में उनकी मौत हुई। ये एक कहानी है जो आपको असहज कर सकती है।
इसलिए दोनों से बीच में से काट लेते हैं। अब फैसला आप पर है, आप डॉक्टर अंबेडकर को एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान के देखेंगे या जो ये ब्रॉड नजरिया हमने दिया है इससे एक नया नजरिया पैदा करना चाहेंगे। अब आते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर, क्या अंबेडकर आर्टिकल 370 हटाने के पक्ष में थे? पिछले कुछ सालों में एक कोट बार बार सामने आया होगा जिसमें अंबेडकर शेख अब्दुल्ला से कहते हैं कि आप चाहते हैं भारत कश्मीर की रक्षा करे, सड़कें बनाए, अनाज दे, बराबर का दर्जा दे, लेकिन भारत के किसी नागरिक को कश्मीर में कोई हक ना मिले। और फिर वो कहते हैं कि कानून मंत्री होने के नाते वो अपने देश के हितों के साथ ऐसी गद्दारी नहीं करेंगे। अब ये कोट संसद तक पहुंच चुका है, बड़े बड़े नेताओं के भाषणों, लेखों में छपा है। तो सवाल यह है कि आया कहां से? इसकी पूरी पड़ताल सुनिए, क्योंकि ये अपने आप में सबक है। अंबेडकर के लिखे हुए उनके भाषणों में, संविधान सभा की बहसों में कहीं भी यह बात दर्ज नहीं है। इस कोर्ट का सबसे पुराना निशान 1991 मिलता है, यानी अंबेडकर की मौत के 35 साल बाद, जब एक पत्रिका के संपादकीय में एक वरिष्ठ नेता बलराज मधोक के जुबानी बयान के हवाले से यह बात छपी गई थी। और मधोक जीवन भर आर्टिकल 370 के खिलाफ अभियान चला रहे थे। वहां से ये बात लेख में गई, फिर 2016 में एक छपी हुई किताब में, वहां से उठाकर राजनीतिक भाषणों में इस्तेमाल होने लगी। और सबसे दिलचस्प बात यह कि जब उस किताब के लेखक से पूछा गया तो उन्होंने खुद माना कि उन्होंने अंबेडकर के किसी लेखन से नहीं लिया था,